नमस्ते मेरे प्यारे भाई। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर शुरू होने वाले हैं 25 नवंबर से। तो जिन बच्चों का भी एएलपी का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी मेरे दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी जॉब जो है ये कठिन है, वर्किंग आवर्स इसमें काफी ज्यादा हैं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो भाई एएलपी क्या आप पेपर देने जा रहे हो, तो मैंने एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, मॉक टेस्ट 1, जिसमें बिल्कुल आपको एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी। और इसमें मैंने रेलवे के ही अलग अलग एग्जाम्स के बेस्ट 20 क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। ठीक है जी। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है CBT 1, तो 20 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि केवल एएलपी वाले बच्चे इसको देखें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, रेलवे का अगर आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है वो सब बच्चे इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। इन 20 सवालों में से अगर आप 16 प्लस 16 प्लस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, 17, 18, 19, 20, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नौकरी की तरफ मेरे भाई। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके बैठो, आप अपनी तैयारी चेक करो। ठीक है जी। दूसरी बात है मेरे भाई की, जो हमारा YouTube चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, यहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने रेलवे का पूरा बैच प्रैक्टिस बैच जो है फ्री पढ़ा है, कंप्लीट मैंने इसमें अर्थमेटिक पढ़ा दिया है। तो जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहता है, तो यहां से वो प्रैक्टिस कर सकता है मेरे भाई। मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक यहां पर रेलवे का पढ़ाया है और बहुत अच्छी क्लास है। केवल आपको खुश करने के लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छांट छांट के मैंने यहां पे सॉल्व करा है सीक्वेंस में। ठीक है, हर एक चैप्टर को। ओके, तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा मेरे भाई। आ जाएं अब सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि x प्लस वाई 11 है तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y किसके बराबर है? x और y पूर्ण संख्या, होल नंबर से, यानी कि x और y इंटीजर से, पूर्णांक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये होल नंबर्स होते हैं। अब बताओ, दो संख्याएं x और y को जोड़ के 11 आ रहा है। 11 का एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है। अब बताओ ऑड नंबर कैसे आएगा जोड़ के दो संख्याओं को? जब एक नंबर ऑड हो, एक नंबर इवन हो। एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ के ऑड आता है कि नहीं आता है? जैसे 3 क्या है? 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। 8 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या। इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? 11 आएगा, एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आएगा। यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि एक्स और वाई में एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा। अब आप ये देखो, ये -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y है। देखो, अगर आप -1 की पावर ऑड करते हो, विषम संख्या करते हो, तो -1 आता है। और अगर आप -1 की पावर कोई इवन नंबर करते हो तो बच्चों +1 आता है। अच्छा सवाल है भाई। तो अगर मैं x ऑड लेता हूं तो -1 की पावर ऑड -1, अगर मैं y को इवन लेता हूं तो -1 की पावर इवन +1, तो कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। 0 इज द आंसर, डी ऑप्शन, एकदम ठीक ठीक। ठीक है, आसानी से कर सकते। अगला सवाल, ये देखिए आपके एएलपी के पेपर का है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जय अपने घर से स्कूल 10 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। जय अगर अपने घर से स्कूल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। लेकिन अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो पूछा घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? ये जल्दी पहुंचने वाला, पहले पहुंचने वाला सवाल है। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट है। जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई इतनी स्पीड से जाओगे तो इतना जल्दी, इतनी स्पीड से जाओगे तो इतना पहले, तो डिस्टेंस डायरेक्ट होता है S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। हालांकि यहां पर रेशियो मेथड भी लग जाएगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। भाई पहले स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी। 10 को 3 बढ़ा दोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 13। पहले स्पीड थी 10, अब स्पीड होगी 13, तो वैल्यू रख दो। S1 की जगह 10, S2 की जगह 13। और ये डिफरेंस लेना है, 10 और 13 का डिफरेंस 3 इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले 5 मिनट की देरी हो रही थी, 5 मिनट फालतू लग रहा था। अब 4 मिनट पहले पहुंच रहे हो, पहले का मतलब माइनस, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 9 मिनट का। 9 मिनट का, 5 मिनट देरी से पहुंच रहे थे पहले, अब 4 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो टाइम में डिफरेंस 9 मिनट का है। लेकिन अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा।
अगर ये टाइम मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदल दीजिए, 60 से डिवाइड, ही आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो 10 छिक्का 60, ओके, और 9 से आपका 18 चला जाएगा 2 बार, तो 13/2 आ गया 6.5 किलोमीटर। तो घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो 6.5 किलोमीटर, और यही सवाल का आंसर भी आ जाएगा मेरे भाइयों, यहां से बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सवाल में। ये देखिए, ये एनटीपीसी का है। मनीष ने मार्क प्राइस पर 50% डिस्काउंट के बाद एक फोन खरीदा, और खरीदने के बाद 35% प्रॉफिट पर 8100 रुपए में बेच दिया। मार्क प्राइस क्या है? देखो, ये तो सक्सेसिव हो गया भाई। मनीष ने एक फोन खरीदा कितने में? मार्क प्राइस पे 50% डिस्काउंट के बाद मनीष ने फोन खरीदा, ठीक है ना। 50% डिस्काउंट के बाद मनीष ने फोन खरीदा मार्क प्राइस पर, और जिस प्राइस में खरीदा वो हो गया लागत मूल्य, उससे 35% प्रॉफिट पर बेच दिया। खरीदने के बाद 35% लाभ पर बेच दिया 8100 रुपीज में, 8100 रुपए में बेच दिया 8100 रुपीज में। पूछा मार्क प्राइस क्या है, तो ये सक्सेसिव नहीं है। पहले मार्क प्राइस को 50% घटाया, फिर 35% प्रॉफिट में बेचा, फाइनल प्राइस 8100 है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। तो भाई आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। 50% डिस्काउंट का मतलब 1/2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 2 पे 1 की छूट है, 2 का समान 1 में। फिर आपको मेरे दोस्तों 35% प्रॉफिट और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि 20 पे 7 का प्रॉफिट है, तो 20 का समान 27 में। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई 27/40। ये हमेशा, अगर आप रेशियो की सीधी सीधी गुणा करोगे, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। यानी कि अगर आपका मार्क प्राइस 40 है, तो इस हिसाब से आपका सामान 27 में बिका, जबकि सामान बिका कितने में? 8100 रुपए में। 27 की वैल्यू 8100 रुपीज है, कितने गुना? 300 गुना। तो मार्क प्राइस है 40, 40 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 40 गुना 300, 12,000 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपए। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका सॉल्यूशन केवल यही है, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, समझाने के लिए मुझे ज्यादा लिखना पड़ता है, अदरवाइज मैं तो बहुत शॉर्ट में जो है सॉल्यूशन करवाता हूं बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का है। ठीक है, आपके पेपर में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, करो। मान लीजिए कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? देखिए भाई, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये सारे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले। ओके, या तो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लो थीटा को 45 रख के, या तो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लीजिए मेरे भाई, या फिर मेरे दोस्तों जब आपको सीधे सीधे सब फॉर्मूले दिखाई दे रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया बहुत दुख की बात है, कैसे काम चलेगा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है भाई। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस जो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एसएससी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई ये। वैल्यू पुटिंग भी आप कर लोगे, पर जब मुझे सीधे फॉर्मूले याद है तो मैं क्यों वैल्यू पुटिंग करूंगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो सेक इंटू कोसेक, सेक इंटू कोसेक, नीचे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो टेन इंटू साइन, टेन इंटू साइन। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया बच्चों? ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉसेक माइनस कॉट है। आप ये बात जानते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट 1 होता है। अगर कॉसेक माइनस कॉट है तो भगवान की कृपा से कॉसेक प्लस कॉट जरूर होगा। कॉसेक माइनस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट 1 होता है।
तो कोसेक प्लस कॉट बनाना है, कोसेक बनाना है तो ऊपर नीचे कोसेक थीटा से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कोसेक थीटा से गुणा कर दो मेरे भाई। अरे भाई जो नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अगर कोसेक थीटा की यहां गुणा होगी तो कोसेक कॉस बटे साइन, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, कॉस बटे साइन कॉट हो गया। इन दोनों की जब गुणा हो जाएगी इन दोनों की तो कोसेक प्लस कॉट हो गया, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट 1 बन गया, 1 ये हो गया। तो ऊपर क्या बचा, इंटू कोसेक थीटा, ऊपर बच गया मेरे दोस्तों ये इंटू कोसेक थीटा, नीचे क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो इस चीज को बहुत जल्दी 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 आप कर पाओगे। तो मेरे भाई ये देखिए, साइन थीटा से एक साइन आपका कट गया है, कट गया, साइन से एक साइन कट गया, साइन थीटा से एक कोसेक थीटा भी आपका कट चुका है। आप बोलोगे हाँ सर बचा टेन, टेन 1/10, 1/10 आ गया मेरे दोस्तों, ये 10 आ गया ना, 1/10 का मतलब कॉट, और कॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे भी, कॉट का मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों यहां से कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया मल्टीप्लाई। आप जानते कि कॉस से इससे कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1/साइन हो गया कॉसेक, 1/साइन क्या हो गया, 1/साइन आपका कॉसेक हो गया। तो कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये सवाल का आंसर आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा, आंसर है सी ऑप्शन। फॉर्मूला याद है, ये तो मैंने आपको लिखा अलग से, बाकी तो यही करना है बस इस सवाल में, कुछ ज्यादा थोड़ना है। और बेटा करना तो पड़ेगा, ये तो ग्रुप डी का सवाल है, आप बच नहीं सकते। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है इस सवाल को करने का कि आप यहां से थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, ठीक है, और ऑप्शन मैच कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग। ये खतरनाक खतरनाक सवाल मेरे भाई जो आपकी नजरों से बचे रहते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे आपको करवाए नहीं जाते क्योंकि मेहनत लगते हैं इनको समझने में भी और समझाने में भी, वो आपको हमारी इस किताब में मिल जाएंगे। रेलवे की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, 4-4 हजार क्वेश्चन है इसमें, गणित के अलग, रीजनिंग के अलग। मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि इन पे अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और फ्लिपकार्ट बहुत सस्ते में दोनों ही बुक आपको दे रहा है। तो किसी बच्चे को रेलवे की तैयारी करनी है, अगले साल रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अब तो रेलवे में वैकेंसी हर साल आएंगी थोड़ी थोड़ी करके, तो आप इस बुक को प्रैक्टिस के लिए ऑर्डर कर लीजिए, दोनों को ही, मैथ और रीजनिंग की, और प्रैक्टिस करो भाई। बिना प्रीवियसर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है रेलवे में। आ जाओ अगला सवाल, एएलपी का। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं, यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के समान संख्या में हैं, अगर कुल बैग में 368 रुपए हैं तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया सवाल भाई। एक बैग में, जल्दी जल्दी करेंगे, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, और यह बोला है सवाल के अनुसार कि सिक्कों की जो संख्या इक्वल है, नंबर ऑफ कॉइन्स समान है, जितने 1 रुपए के सिक्के उतने 5 रुपए के उतने 10 रुपए के, यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना, 1:1:1। बैग में कुल कितने, 368 रुपए। आप बताओ 1 रुपए का एक सिक्का है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए। अगर 5 रुपए का एक सिक्का है तो वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपए। अगर 10 रुपए का एक सिक्का है तो वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए। तो सिक्कों की टोटल कीमत आ जाएगी 10, 5, 15, 16 रुपए। लेकिन सवाल तो कह रहा है सिक्कों की कुल कीमत 368 रुपए है, जरा बताना है कितने गुना है। तो आप कहोगे सर 16 दूनी 32, 4 16 30 48, 23 टाइम्स से 23 गुना है। तो आपसे पूछा सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है मेरे भाई, ये 1113, तीनों टाइप के इक्वल सिक्के 1113, तो 3 की वैल्यू भी 23 गुना आएगी ना, 3 की वैल्यू भी 23 गुना आएगी, 69, यानी कि बैग में कुल 69 सिक्के हैं, और आंसर आ गया पहला ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल, कोई भी सिक्कों वाला सवाल है आपको इसी तरीके से करना है। ये बताइए, एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी का। आदिल वीरेन मिलकर किसी काम को 20 दिन में, वीरेन और चिराग मिलकर 50 दिन में, आदिल चिराग उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, नाम के पहले लेटर लिख रहे हैं, आदिल और वीरेन मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में, वीरेन और चिराग मिलकर करते हैं मेरे भाई 50 दिन में, और आदिल और चिराग
आदिल और चिराग मिलकर उस काम को करते हैं 40 डेज यानी कि 40 दिन में। यदि वही काम उन्हें अकेले करना हो तो वीरेन द्वारा लिए गए समय आदिल द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? इफ दे वर्क अलोन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय वीरेन टू टाइम टेकन बाय आदिल। वीरेन और आदिल अगर अकेले काम करें तो अकेले काम करने में जो उन्हें समय लगेगा उस समय का अनुपात क्या है? भाई आदिल और वीरेन काम करते हैं बच्चों 20 दिन में। वीरेन और ये कौन है बेटा? वीरेन और चिराग 50 दिन में, आदिल चिराग 40 दिन में। तो पहले टोटल काम मान लेते हैं। 20 40 कैल्शियम 40 40 50 का 200 200 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया कि माना 200 टोटल वर्क है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 10। ये एक दिन में 10 काम करते हैं। वीरेन और चिराग 50 दिन में करते हैं 200 काम, तो एक दिन में करेंगे 4। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। आप बताओ अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो देखिए आदिल 2 बार है, वीरेन 2 बार है, चिराग 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ आदिल प्लस वीरेन प्लस चिराग हो जाएगा कि नहीं? इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी तीनों के मिलाकर? 10 4 14 5 19। अभी 2 उधर चला जाएगा तो आदिल प्लस वीरेन प्लस चिराग तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कार्य क्षमता मतलब एक दिन का किया गया काम। आपसे पूछा है वीरेन और आदिल द्वारा लिए गए समय का रेशियो। भाई समय क्या होता है? समय एफिशिएंसी का उल्टा होता है। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मैं इस सवाल में केवल यह पता करूंगा कि वीरेन और आदिल की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, मैं ये पता करूंगा मेरे भाई। वीरेन की एफिशिएंसी निकालनी है तो आदिल प्लस चिराग की कितनी? आदिल प्लस चिराग की 5 है। आदिल प्लस चिराग की एफिशिएंसी 5 है, तो अगर मैं आदिल प्लस चिराग की जगह 5 रख देता हूं तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 19/2 में से 5 घटाएंगे तो 19 माइनस 10 9/2। वीरेन की एफिशिएंसी 9/2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब जैसे मुझे आदिल की एफिशिएंसी निकालनी, आदिल की अगर आदिल की निकालनी है तो आप मुझे बताओ वीरेन प्लस चिराग की कितनी है? वीरेन प्लस चिराग की एफिशिएंसी 4 है। 4 जब ये 4 उधर जाएगा 19/2 में से जब 4 उधर जाएगा तो कितना आएगा? 19 माइनस 8 11/2। 11/2 ये आया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वीरेन की और आदिल की। ठीक है जी। 9 11 2 से 2 कट गया 9 11। तो किसी काम को करने में जो टाइम लगेगा टाइम का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा ना फिर। तो वीरेन द्वारा लिए गए समय आदिल द्वारा लिए गए समय, तो ये 9 11 आ गया तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 11 9 11 9। और ये इस सवाल का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। समझ में आई बात? ओके। कितना प्यारा सवाल है बच्चों, भाई अच्छा सवाल लगा मुझे ये। ऐसा सवाल अभी मैंने एसएससी के पेपर्स में भी नहीं देखा है। आगे आ जाएं। सवाल नंबर 7 देखिए एएलपी के पेपर का सवाल है। अच्छी बात यह है कि आपके पेपर में अर्थमेटिक तो आता ही है लेकिन एडवांस मैथ भी पूछा आता है। 20 सवाल मान के चलिए तो 20 में से 7 से 8 सवाल आपसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन इनसे पूछे जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी में ए बी 8 है तो बच्चों हम आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना देते हैं। कैसे भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई हमने आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। ए बी 8 सेंटीमीटर है। हाँ। एंगल ए का बाइसेक्टर आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर पाया जाता है। यानी कि जब हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींचते हैं तो साइड बीसी को डी पर मिलता है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर जो साइड बीसी को डी पर मिलता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इंटरली फाउंड एट डी ऑन बीसी। बीडी 6 डीसी 7.5 सेंटीमीटर। बीडी की लंबाई 6 है और डीसी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ सीए, सीए का मूल्य क्या है, सीए पूछा है। आप बताओ क्या आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है? किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, साइड बीसी के 2 टुकड़े कर रहा है बीडी डीसी। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल ए बनाने वाली साइड होंगी। अब जब मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो साइड बीसी के 2 टुकड़े हो गए 6 और 7.5। रेशियो कितना है? 1.5 से जाएगा। 1.5 से डिवाइड होगा ना, 1.5 से 4 बार, 1.5 का 4 गुना, 1.5 से 5 बार।
तो ये 4:5 का रेशियो है, 4:5 का। तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो ए बी से ए सी का रेशियो भी 4:5 ही होगा। अब 4 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 2 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 2 गुना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो साइड ए सी की लंबाई डबल हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। तो देखिए, बहुत हाई लेवल ज्योमेट्री नहीं आती आपके पेपर में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आती है। ओके, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर 8 ग्रुप डी के पेपर का। ए स्पोर्ट शोरूम हैज डिफरेंट स्पोर्टिंग गुड्स। एक शोरूम में अलग अलग खेल का सामान है। 50% ऑफ सेल आर फ्रॉम स्विमिंग गुड्स इन स्टोर। जो 50% बिक्री होती है वो स्विमिंग सामान की होती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के सामान की होती है। 40% ऑफ सेल्स आर 40% ऑफ सेल्स आर फ्रॉम आउटडोर गेम्स एक्सेसरीज। 40% आउटडोर गेम का सामान बिकता है, जैसे क्रिकेट की बॉल वगैरह, और 10% इंडोर गेम्स जैसे चेस वगैरह बिकता है, लूडो वगैरह। एक मंथ में स्टोर जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेकी हैं वो 10 आर की बेकी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा पड़ता है एस्टिमेटेड फिगर ऑफ आउटडोर गेम से, आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है, आप बताओ। भाई स्विमिंग का सामान कितना बिकता है, 50%। और सवाल के अनुसार आपने स्विमिंग का कितना सामान बेचा है, 10,000 रुपए का, तो 50% की वैल्यू 10,000 रुपए है। सवाल में आपसे पूछा आउटडोर गेम की बिक्री कितनी हुई, तो आउटडोर गेम का सामान आपने बेचा 40%, तो 50% की वैल्यू 10,000 है, 200 गुना, तो 40% की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 8,000 रुपए। तो आउटडोर गेम का सामान है, 8,000 रुपए का सामान बेचा है, पहला ऑप्शन। तो ये निहायत ही ज्यादा ही आसान सवाल था। आगे चलेंगे। आरआरबी पैरामेडिकल का। खाली टैंक को भरने के लिए 2 पाइप हैं, पाइप एक्स और पाइप वाई। ठीक है, आधे से ज्यादा सवाल बहुत ही आसान होंगे आपके पेपर में। पाइप एक्स खाली टैंक का 2/3 10 घंटे में भरता है। 2/3 टैंक भरता है 10 घंटे में, टोटल 3 है, तो 3 में से 2 भरा 10 घंटे में, तो पूरा 3 भरेगा 15 घंटे में। ये आ गया। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि टैंक एक्स पूरा कितने समय भरता है, 15 घंटे में। पाइप वाई 1/6 5 घंटे में भरता है, ये 1/6 5 घंटे में भरता है, तो पूरा कितने घंटे में भरेगा, 6 पंजे 30 घंटे में। पाइप वाई जो है पूरा टैंक जो है 30 घंटे में भरेगा। दोनों पाइप जो है, इन हाउ मेनी आवर विल बोथ पाइप फिल द एम्प्टी टैंक, दोनों पाइप खाली टैंक कितने समय भरेंगे, कैरिंग द फ्लो एट देयर रेस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट, अगर वो एक समान स्पीड से भर रहे हैं, स्थिर दर से प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी फास्ट चलने लगते हैं कभी स्लो। तो दोनों पाइप भरने वाले कितने समय भरेंगे, निहायत ही आसान सवाल। 15 और 30 का एलसीएम 30। मैंने मान लिया जो टंकी भर रहे हैं, टंकी की कैपेसिटी 30 इनका एलसीएम, पाइप एक्स की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, वाई की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। दोनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे, तो दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 30 यूनिट, 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी के साथ 10 घंटे में, दोनों पाइप मिलकर 10 घंटे में भरेंगे। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना, मैंने अच्छे सवाल डाले हैं क्योंकि इसी में जो है अच्छे सवाल डाले हैं। सवाल नंबर 10 आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, बताइए। एन अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड फॉर 7 years एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 साल के लिए जमा की गई। परिपक्व राशि को 10% ब्याज की दर, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, जिस पर 2 साल में 1638 रुपए का ब्याज मिलता है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, मजा आया सवाल करके। देखो सुनो, हमारे पास कुछ पैसा है, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया एक सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया 7 साल के लिए, कितने, 8% ब्याज की दर से। अब जो हमें अमाउंट मिला 7 साल के बाद, उस अमाउंट को हमने दूसरी स्कीम में लगा दिया, दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जो हमें 7 साल बाद अमाउंट मिला है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, इसे बोलते हैं मैच्योर्ड अमाउंट। 7 साल बाद टोटल मिश्र धन को हमने दूसरी स्कीम में लगा दिया जहां आपको सीआई मिल रहा है 10% ब्याज की दर से। 2 साल में कितना ब्याज मिल गया, 1638 रुपए ब्याज मिल गया सीआई पर दूसरी स्कीम में। तो ओरिजिनल धनराशि क्या, ओरिजिनल धनराशि आपसे पूछा है प्रिंसिपल। एक बार बताओ प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है, 100%। आप बताओ, अगर
एक साल में 8% ब्याज है, तो 7 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 56%। सिंपल इंटरेस्ट पे 100% आपका प्रिंसिपल है, तो 7 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 156% हो जाएगा। एक साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 7 साल में 56%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 156% अमाउंट हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, इसको उठा के आपने दूसरी स्कीम में डाल दिया जो आपको दे रही है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का? 10% का। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया था। इस मैच्योर अमाउंट को, इस 156% को दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जो आपको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। 2 साल में 1638 रुपए ब्याज मिला। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, यानी कि 21%। 20 और 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना? 1638 रुपए। तो आप मुझे बताओ कि 1638 रुपए जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला, कितने अमाउंट पर मिला होगा, कितनी राशि पर मिला होगा ये? तो आप कहोगे सर 21 सत्ते 147, क्योंकि 21 अट्ठे तो 168 हो जाएगा ज्यादा। 21 सत्ते 147 तो बच जाएगा ये 13 और 3 16, 21 अट्ठे 168, 78 गुना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 100%। 100% की वैल्यू भी 78 गुना होगी, यानी कि 7800 रुपए। तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% ब्याज की दर पर 7800 रुपीज इन्वेस्ट किया गया, 7800 रुपीज। लेकिन ये 7800 रुपए कहां से आया? ये जो 7800 रुपए है, ये 7 साल बाद अमाउंट है जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया था। यानी कि 156% की वैल्यू 7800 रुपए है। बताइए कितने गुना? 150 पंजे 750, 6 पंजे 30, 50 गुना है, 50 टाइम्स है, 50 टाइम्स। तो ओरिजिनल धनराशि कितनी है? ये भी 50 गुना होगा। 100% का 50 गुना 5000 रुपए। देखो क्या अच्छा अच्छा सवाल करवा रहा हूं भाई मैं आपको। 5000 रुपीज इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना, इस सवाल में जो असली खेल है वो इसकी लैंग्वेज है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं कि आपका पेपर होना है ऑनलाइन। आपको ये पता ही है कि हमारी एक वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन भी है, टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग बहुत ऊंची रैंकिंग है आजकल इसकी भाई। इस पे हमने एसएससी के, रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको चैप्टर वाइज फॉर्म में फ्री किया है सभी बच्चे के लिए। अगर आप ऑनलाइन फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहां पे जाएंगे फ्री टेस्ट में। हमने ये बनाया हुआ है रेलवे बूस्टर। रेलवे बूस्टर में आप जाइएगा, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, हर सब्जेक्ट का तो टेस्ट बना रखा है भाई आपके लिए। अगर आप मैथ पे जाओगे मेरे दोस्तों, एवरेज का, परसेंटेज का, नंबर सिस्टम का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, प्रॉफिट लॉस का, देखो प्रॉफिट लॉस का फ्री टेस्ट है, आप यहां से शुरू कर दीजिए। लैंग्वेज आपको हिंदी रखनी है, इंग्लिश रखनी है, सपोज हमें हिंदी लैंग्वेज में टेस्ट देना, आप टेस्ट दीजिए। ये रेलवे के ही पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बताओ, आप मॉक टेस्ट तो कहीं से लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हम ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे लगाएं, यहां से आप लगा सकते हैं मेरे भाई। और केवल मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, ये चीज आप मेरे दोस्तों साइंस वाले पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे साइंस में आप आ गए, आपको साइंस में लगाना है बैक्टीरिया का टेस्ट, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के जितने भी सवाल हैं, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए हिंदी में। ये देखिए, कौन सा जीवाणु संरचना संक्रमण के दौरान मेजबान ऊतकों से तेजी से जुड़ने की अनुमति देती है? देखिए, ये सब जीवाणु से रिलेटेड जितने भी रेलवे के सवाल हैं सब चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़े हुए हैं। यानी कि एक अच्छा बच्चा तो केवल यहीं से सिलेक्शन ले लेगा भाई। और ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 सवाल डाले, 10,000 क्वेश्चंस रेलवे के चैप्टर वाइज फॉर्म में, 10,000 क्वेश्चंस। और क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है, तो आप ना इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लो सब बच्चे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, रिव्यू रेटिंग जरूर दे। आप बाद में देख सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक आई है, ठीक है भाई, कितना स्कोर आपने किया है, क्या परसेंटाइल है, ठीक है भाई, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहां पे जो है मॉक टेस्ट भी हैं, रेलवे के मॉक टेस्ट भी हमने यहां पे डाले हैं मेरे भाई। ये टेक्नीशियन के मॉक टेस्ट भी यहां पर है, रेलवे के, आरआरबी एएलपी के ये मॉक टेस्ट है मेरे दोस्तों।
अगर प्रीवियस ईयर के टेस्ट तो फ्री हैं, रेलवे आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट तो फ्री हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा नए टेस्ट लगाना चाहता है, क्योंकि नए टेस्ट में हमारा खर्चा होता है, पूरी एक टीम है, सवाल बनाने का वो पैसा लेते हैं, तो भाई वो मात्र आपको 99 रुपीज में नए टेस्ट मिल जाएंगे। और पूरी ऐप पर जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, कांस्टेबल के हो, केवल 99 में क्वालिटी वाले टेस्ट। हमारा वो मकसद नहीं है कि आपको 1 लाख टेस्ट दे दिए जाएं, आपको 30 ही टेस्ट दिए जाएंगे नए, लेकिन उनमें लेवल होगा, उनमें क्वालिटी होगा। और प्रीवियस ईयर का तो सभी बच्चों के लिए फ्री है ही बच्चों। ओके, आ जाओ। ये सवाल नंबर था 10, हम आगे बढ़ेंगे, सवाल लेंगे 11। आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दिया है, इसको, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको 3y-6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा। आपको शेषफल निकालना आता है, देखो भाग देने की जरूरत नहीं, इसको भाग देना है 3y-6 से, तो जिससे भी आपको भाग देना है आप उसको 0 के बराबर पुट करो। 3y-6 को 0 पुट करो, यहां से y का मान क्या आएगा, 6/3, 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। आपको निकालना है कि भैया जब हम इस पोलिनोमियल को 3y-6 से भाग देंगे तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा। बस कुछ नहीं करना, y का मान 2 आ गया, y की जगह 2 रख दो, y की जगह 2 रख दो, 2 का क्यूब 8, 15 8 120, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 30 120, 12 दूनी 24 -12, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच गया मेरे दोस्तों, 12 बच गया, यही आपका रिमाइंडर है। अगर आप इसको 3y-2 से 3y-6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। हो गया खत्म सवाल। आइए सवाल नंबर 12। 4 साल के लिए 5,000 रुपए और 5 साल के लिए 4,000 रुपए पर एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर लागू होती है। कुल 2,400 रुपए का ब्याज मिलता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कांस्टेबल का सवाल है। एक बार बताओ ब्याज की दर क्या होती है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सवाल बोला 5,000 रुपए पर 4 साल तक और 4,000 रुपए पे 5 साल तक समान सिंपल इंटरेस्ट की दर अप्लाई होती है, समान ब्याज की दर लागू होती है। आप बताओ 5,000 रुपए पे 4 साल का या 20,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज बराबर हुआ कि नहीं। 5 चौका 20, 5,000 पे 4 साल का ब्याज या 5,000 चौका 20,000, 20,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर होगा। यहां देखिए 4,000 पे 5 साल का ब्याज या 4 पंजे 20, 20,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर होगा कि नहीं होगा। तो टोटल मैं कह सकता हूं कि 20,000 प्लस 20,000 हो गया 40,000। 40,000 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है, 40,000 रुपीज पर जो 1 साल का ब्याज है वो 2,400 रुपए है। 40,000 रुपीज पर जो 1 साल का ब्याज है 2,400 रुपए, तो ब्याज की दर कितनी है। तो आप कहोगे सर 40,000 पर 1 साल का ब्याज 2,400 रुपए, कितना, 6%। 6 चौक 24, 40,000 का 6%, तो ब्याज की दर 6% है। खेल खत्म। दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है ऐसे सवालों को करने का। ये बताइए सवाल नंबर 13 करो। एक हवाई जहाज एच हाइट पर उड़ रहा है। सुबह 10 बजे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। 1 मिनट के बाद यह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है। एच का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। सपोज मेरे भाई आप यहां पे खड़े हो, यहां पे, और आप ना एक हवाई जहाज को देख रहे हो उड़ते हुए। तो सुबह 10 बजे जब आप देखते हो तो हवाई जहाज है 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर। सपोज मेरे दोस्तों हवाई जहाज यहां पे है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि सुबह सुबह जो है हवाई जहाज यहां पे है। ये मेरा हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ये है हवाई जहाज। तो जब आप देखते हो तो ये एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है, ठीक है। हवाई जहाज उड़ रहा है एच हाइट पर। अब हवाई जहाज 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। 1 मिनट के बाद 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर दिखाई देता है, यानी कि 1 मिनट के बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण बढ़ गया।
यानी कि हवाई जहाज कहां आया होगा, नजदीक आया होगा। सपोज अब हवाई जहाज यहां पे आ गया, सपोज ये हवाई जहाज यहां पे आ गया। अगर अब मैं इस हवाई जहाज को देखूंगा, अगर मैं इस हवाई जहाज को देखूंगा यहां से, तो ये एलिवेशन एंगल बनेगा ना इस बार। अब एलिवेशन एंगल ये हो गया, तो देखो ये एलिवेशन एंगल अब बढ़ गया, ये एलिवेशन एंगल अब बढ़ गया 60 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान देना होगा, एग्जामिनर ने कहानी आपको खुद से सोचना होगा कि पहले छोटा एलिवेशन एंगल था, अब एलिवेशन एंगल बढ़ गया, तो यानी कि हवाई जहाज नजदीक आ गया होगा आपके। और हवाई जहाज उड़ रहा एच हाइट पर, एच हाइट पर ही हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हवाई जहाज यहां से यहां तक 1 मिनट में आया, 1 मिनट में। तो हवाई जहाज 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगा? हवाई जहाज की स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर, तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? 1 मिनट का मतलब होता है मेरे प्यारे में, मिनट को घंटे में बदलना 1/60 आवर। तो 1 घंटे में अगर 960 किलोमीटर जाता है हवाई जहाज, तो 1 मिनट यानी कि 1/60 घंटे में कितना जाएगा मेरे प्यारे भाई? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। यानी कि हवाई जहाज यहां से यहां तक जो है वो कितनी डिस्टेंस आया है? 16 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा हवाई जहाज किस हाइट पर उड़ रहा है, ये मेरा सवाल है। करो बच्चों। आपको ये बात पता है कि 30, 60, 90 एक फेमस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये 30, 60, 90 राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर आप इससे करोगे तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। इस वाले को देखो, इस 60 डिग्री के सामने, ये 60 डिग्री है, छोटे वाले राइट एंगल को देखो 60 डिग्री है। अगर मैं 60 डिग्री के सामने √3 मानता हूं, क्योंकि 60 के सामने √3 होता है बेटा, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, यहां से यहां तक ये 1 आ जाएगा, 1 आप बोलोगे आंसर, ये 1 आ जाएगा। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को, अगर ये √3 है तो बच्चे ये भी √3 होगा, सेम ही तो डिस्टेंस है √3। बड़े राइट एंगल को देखो, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, तो ये तो 60 डिग्री होगा, हुआ 60 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना होगा। 30 के सामने जो भी है 60 के सामने उसका √3 गुना होता है। √3 का √3 गुना 2 यूनिट। ये पूरा लेंथ 2 यूनिट आ गया, ये यहां से यहां तक 2 यूनिट आ गया, ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 यूनिट आ गया, सॉरी 3 यूनिट आ गया, सॉरी 3 यूनिट, गलत कर दिया मैंने। ठीक है, अगर 30 के सामने √3 है तो ये 60 डिग्री है, 60 के सामने क्या आएगा? √3 का भी √3 गुना, 3 यूनिट, यहां से यहां तक 3 यूनिट आ गया पूरा, ये 1 है, तो कितना बचा? 2 यूनिट बचा। अगर 2 की वैल्यू 16 किलोमीटर है, 8 गुना, तो हवाई जहाज की ऊंचाई है √3 यूनिट, √3 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 8 √3 किलोमीटर ये हवाई जहाज की ऊंचाई है। √3 जो होता है वो अप्रोक्स 1.73 होता है, तो 17 8 136 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल नंबर 13 था। मैं तो आगे चलूंगा, सवाल नंबर 14 करो। श्रीमती विजया को अपने इनिशियल स्थान से एक डेस्टिनेशन तक चलने और दौड़ते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटने में 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ चलने में 12 घंटे 20 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ से दौड़कर यह दूरी कितने समय में तय करेगी? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे कुछ भी नहीं है, इस सवाल में कुछ भी नहीं। इसके दुगने में से ये घटा दो, डायरेक्ट आ जाता है। इसके डबल में से वो घटा दो, नहीं समझे होंगे आप। जैसे श्रीमती विजया है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक वॉकिंग करके जाती हैं और रनिंग करके आती हैं, ऐसे ही है। तो वॉकिंग करके जाना और रनिंग करके आने में लगते 9 घंटे 50 मिनट। कितना समय लगता है? वॉकिंग प्लस रनिंग 9 आवर 50 मिनट लगता है विजया जी को। अगर दोनों तरफ चलकर जाएं, दोनों तरफ वॉक करके जाएं, इट टेक्स 12 आवर्स 20 मिनट वॉकिंग बोथ साइड। वॉक करके जाएं, वॉक करके आए, यानी कि वॉकिंग 2 बार हो गई। 2 बार वॉकिंग करने में समय लगता है 12 घंटे 20 मिनट, 12 घंटा 20 मिनट।
पूछा है दोनों तरफ रनिंग में कितना समय लगेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर, रनिंग करके जाना, रनिंग करके आने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2r आपसे पूछा। तो बेटा यहां आप 2 से गुणा कर दो ना, यहां आप 2 से गुणा कर दो, दुगना 2 से गुणा कर दो और घटा दीजिए, आ जाएगा। कि जब घटाओगे तो ये तो कट ही जाना है मेरे प्यारे भाई, तो रनिंग का दुगना समय आ जाएगा, रनिंग का दुगना समय आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 9 दूनी 18 में से 12 घटाएंगे 6 घंटे, 50 दूनी 100 मिनट, 100 मिनट में से 20 मिनट घटाएंगे 80 मिनट, तो 6 घंटा 80 मिनट क्या हो जाएगा बच्चे, 80 मिनट का मतलब 60 मिनट निकालो, 60 मिनट तो 7 घंटा हो जाएगा ये, और 20 मिनट 7 घंटा 20 मिनट, तो रनिंग करके जाना और रनिंग करके वापस आना 7 घंटे 20 मिनट है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा, जब भी ऐसा सवाल है डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसके डबल में से ये आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बार बार यही सवाल आता है, बस डाटा चेंज होता है। आगे सवाल नंबर 15 करो। एएलपी के पेपर का सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन जरूर आना है पेपर में। पॉइंट -5,5 और 7,-3 वाले रेखाखंड को इंटरनली 3:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। भैया हमारे पास 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5,5 है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक के कोऑर्डिनेट -5,5 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,-3 है। हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक के निर्देशांक -5,5 है, दूसरे के 7,-3 है। बोला है इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करने वाले, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है, इस रेखाखंड को एक पॉइंट P है जो 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है जो 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपसे पूछा इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट। सिंपल सी बात, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। m1x2 + m2x1/m1 + m2। देखो 3 की 7 में गुणा होगी, ऐसे जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है P का, 3 की पहले 7 में गुणा करो 21, ये 1 है, 1 की -5 में गुणा करो -5 अपॉन m1 + m2, 3 + 1 4, तो 21 - 5 16/4 आएगा 4, 16/4 4 आएगा 4, एक ही ऑप्शन में ये आंसर आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालना है, आंसर आ गया, आगे जरूरत नहीं है करने की, निकालना है। अगर 3 की -3 में गुणा करेंगे -9, 1 की 5 में गुणा करेंगे 5 और नीचे 3 + 1, तो -4/4 -1, तो ये 4, -1 आ जाएगा। ये इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है। ठीक है जी, आसान कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर 16 ये बताइएगा, ये एक मैंने नया सवाल डाल दिया प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है रेलवे का। करो, आपके सामने चित्र दिया है, बोला एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी 80 डिग्री। एंगल एसीबी मतलब ये वाला एंगल, एंगल एसीबी यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल बीएसी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 80 डिग्री है। बच्चों अगर इन दोनों का सम 80 डिग्री है तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 80 डिग्री होगा। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। भाई अगर इन दोनों को जोड़ के 80 आ रहा है तो इस त्रिभुज की तीसरे वर्टेक्स को आगे बढ़ाने पर ये 80 बनेगा। सवाल में आपसे कहा है एंगल बीडीई 35, बीडीई ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, बीसीई 45, बीसीई ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा है सीईडी, सीईडी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो भाई केवल इस कैंची फिगर पे ध्यान दो ना, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। इसका काम जो था हो गया। ये एक कैंची फिगर है या फिर एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 3 इसके अंदर के कोण दिए हैं, चौथे वर्टेक्स पे बाहर की तरफ कोण पूछा है। तो ये वाला जो कोण होगा इन तीनों का सम होगा, इन तीनों के योग के बराबर। 45 + 35 80 + 80 160 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 160 डिग्री का होगा। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 17 करो बच्चों। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइए।
करो 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 करो। द एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिकेटर वॉज 42। क्रिकेटरों का एक ग्रुप है जिनका एवरेज स्कोर 42 है। ए न्यू प्लेयर ज्वाइंस, एक नया प्लेयर इसमें ज्वाइन करता है, एंड स्कोर्स 250% ऑफ द एवरेज ऑफ ग्रुप मेंबर। एक नया मेंबर इस ग्रुप में शामिल होता है, नया खिलाड़ी, और ग्रुप के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। यानी कि अभी तक इन खिलाड़ियों का जो एवरेज है उस एवरेज का 250% इसने रन बनाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ, इसका रिजल्ट यह हुआ कि कुल एवरेज 30% बढ़ गया। नए खिलाड़ी के शामिल होने से पहले ग्रुप में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी नए खिलाड़ी के आने से पहले? बहुत बढ़िया। देखो भाई, हमारे पास क्रिकेटर का एक ग्रुप है। अगर हम इन क्रिकेटर्स के ग्रुप का एवरेज स्कोर निकालेंगे तो एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, ये बताओ। एवरेज स्कोर ऐसे निकाला जाता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं ग्रुप में सभी के रन आप जोड़ लो और डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने, ऐसे निकाला जाएगा एवरेज। भाई अगर सपोज एक टीम में, इंडियन टीम में 11 प्लेयर हैं और मुझे उनका एवरेज स्कोर निकालना है, तो सभी के रन जोड़ लो, सभी के रन जोड़ लो और उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्लेयर से। यानी कि एवरेज स्कोर खिलाड़ियों की संख्या को बेस मान के निकाला जाएगा एक ग्रुप का। तो अगर आप एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे, ये एलिगेशन का सवाल है, देखने से नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात आएगा। हम एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगेंगे, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमारे पास क्रिकेटर्स का एक ग्रुप है जिसका एवरेज स्कोर 100% है। हमारे पास क्रिकेटर्स का मेरे दोस्तों एक ग्रुप है, मान लिया उनका जो एवरेज स्कोर है 100% है, हर चीज 100% होती है। अब एक नया प्लेयर आता है, अब एक नया प्लेयर आता है जो एवरेज स्कोर का 250% रन बनाता है। यानी कि एवरेज स्कोर 100% है तो उसने 250% रन बनाए, 250% स्कोर किया। अब एवरेज 30% बढ़ गया, यानी कि अगर पहले एवरेज 100% था तो 100 से 30 बढ़ के 130% हो गया, 130% हो गया, हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, एलिगेशन लगाओ, 250 में से 130 घटाएंगे 120 और 130 में से 100 घटाएंगे 30, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 4:1, 4:1। ये खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है। अब आप मुझे तो नया प्लेयर जो आया है वो 1 आया है, 1 की वैल्यू 1 है, तो यानी कि पहले ग्रुप में कितने प्लेयर थे? 4। इनिशियली ग्रुप में 4 प्लेयर थे, एक नया आया है, अब 5 हो गए, अब 5 हो गए। ये सवाल कुछ अलग ही लेवल का है, बहुत बढ़िया सवाल, बच्चे इसमें उलझे रहेंगे, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, यही तो इस सवाल की खास बात है। और अब मैं आपके सामने सवाल फेंक के मार रहा हूं 18, ये बताइएगा। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का सवाल कर लो बेटा, इस सवाल को जरा करो। सवाल नंबर जो 18 आपके सामने है, रेलवे ग्रुप डी का है। और ये सवाल मैंने मॉक टेस्ट में सबसे लास्ट में डाला जब पूरा मॉक टेस्ट बन गया था कि चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बच्चों के लिए। बेशक ग्रुप डी का सवाल है लेकिन लेवल इसका टॉप नॉच है। एक डीलर 600 रुपए, एक डीलर 2 आर्टिकल खरीदता है एक्स एंड वाई, 600 रुपए ईच। एक डीलर ने 2 वस्तु खरीदी एक्स और वाई, दोनों का सीपी 600 रुपए। उनमें से हर वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी कि दोनों का सीपी सेम है। एक डीलर ने 2 आर्टिकल खरीदे 600 रुपए वाले, दोनों का सीपी सेम है और दोनों पे सेम मार्क प्राइस लगाया है, सेम मार्क प्राइस, ठीक है। वह एक्स पर 25% और 15% का 2 डिस्काउंट देकर बेचता है एक्स पर, फिर भी 216 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, फिर भी 216 रुपए प्रॉफिट कमाता है। अगर वह वाई पर 46% का सिंगल डिस्काउंट देता है वाई पर, तो वाई पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो भाई, उसने क्या किया है, आर्टिकल एक्स पे 25% की छूट दी, फिर 15% की छूट दी और 216 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, 216 लाभ हुआ किस पे? 600 रुपए के सीपी पर। सीपी कितना है? 600 रुपए। अगर 600 रुपए पर 216 का प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है?
इंटू 100% निकालो 36%, तो ये 216 का मतलब 36% का लाभ हुआ। अब जैसे एक बात सुनिए कि एक आदमी एक्स है, एक आदमी ने दो सामान खरीदे एक्स और वाई, दोनों का सीपी सेम है 600 600, फिर दोनों पे उसने सेम मार्क प्राइस लगाया। अब बोला है अगर वो एक्स पे 25% और 15% की छूट देता है तो उसे 36% का लाभ होता है। एक बार बताओ, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को बराबर करिए ना। मानो जैसे एक्स का जो मार्क प्राइस है वो ये है एमपी, तो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 25%, 1/4 डिस्काउंट दिया। 1/4 डिस्काउंट का मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट है, 4 का सामान 3 में बेचा। फिर 15% डिस्काउंट दिया, 3/20। 3/20 डिस्काउंट का मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, 20 का सामान 17 में बेचा। ये आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस है। आर्टिकल एक्स पे 36% लाभ हुआ। 36% लाभ का मतलब लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 36 का लाभ हुआ तो बिका कितने में? 136 में। ये बराबर होना चाहिए भाई। ये भी आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इक्वल कर दिया। और ये वो तरीका है जहां फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। बताइए मेरे भाई, 17 8 136, 20 पंजे 100, और कुछ कटेगा क्या? और कुछ नहीं कटेगा। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 32/15। मार्क प्राइस से सीपी का रेशियो आ गया मेरे भाई 32/15। 8 चौक 32 और नीचे 15, 32/15। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 32/15। ये आर्टिकल एक्स के लिए आ गया, ये आर्टिकल वाई के लिए भी है भाई। आर्टिकल एक्स और वाई का कॉस्ट प्राइस भी सेम है, मार्क प्राइस भी सेम है। ये आर्टिकल वाई के लिए भी है। अब ये सवाल अगला आ गया, ये आर्टिकल वाई के भी सीपीएमपी का रेशियो है। अगर वाई को 46% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? आप मुझे बताओ। अगर आर्टिकल वाई को 46% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, यहां से ये एमपी से सीपी का रेशियो, अगर सीपी एमपी का रेशियो निकाले तो क्या आएगा? सीपी से एमपी का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? या ऐसे ही रहने देते हैं, चलो आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर मार्क प्राइस पे 46% डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस से 32 पे 46% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा ये बताओ भाई। कॉस्ट प्राइस कितना है? 15, मार्क प्राइस कितना है? 32 पे 46% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा? हर चीज दुनिया में, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे 46% डिस्काउंट दोगे, 100 में से 40 घटाओ तो 54% में बिकेगा। 54% में 100% में से 40 घटाओ, 54% में बिकेगा। 54% मतलब 0.54। ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं आ गया बताओ। 100 में से 100% पे 40% डिस्काउंट दिया तो 54% में बिका 0.54। ये सीपीएसपी का रेशियो है मेरे भाई। 0.20, 3 से 500 बार और 3 से मेरे दोस्तों ये 18 बार, यानी कि 500 का सामान बिका। आगे काट भी सकते पर मैं काटूंगा नहीं। ये 500 का सामान बिका मेरे दोस्तों 576 में। 500 का सामान अगर 576 में बिका तो 76 का प्रॉफिट हो गया 500 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 15 पंजे 75, 15.2%। तो आर्टिकल वाई पे 15.2% का लाभ हुआ। 15.2% का ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला भी लगा सकते हो सीपी से एमपी का, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। फॉर्मूला भी लग जाएगा। ये तरीका हो गया। सीपी से एमपी का फॉर्मूला भी लग जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 46, प्रॉफिट कितना है 100 प्लस पी। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सवाल नेक्स्ट लेवल है ग्रुप डी का, देख लीजिए भाई। रेलवे में भी कुछ कुछ सवाल अच्छे आते हैं। 19वां सवाल बोर्ड मास का। बोर्ड मास का एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, और मैं पहले ही बता रहा हूं कि भाई बोर्ड मास का सवाल जो है वो पेपर में सबसे आखिर में करना, ठीक है? ओके, सवाल आसान आ गया तो ठीक है, मुश्किल आया तो आपका टाइम वेस्ट होगा और इरिटेशन होगी अगर गलत हो गया तो। निम्नलिखित को हल कीजिए। वैसे ये तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, आसान ही लग रहा है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा ये,
है भी। तो 38 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है ना ये, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इसको 8 लिख देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, 60 डिवाइडेड बाई 5 12 हो गया, तो 12 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा ना, 60 डिवाइडेड बाई 5 12 गुणा 16 माइनस 8, 8 डिवाइड पहले 16 का, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 बटे 3, तो 38 माइनस क्या आएगा, 12 चौक 48 बटा 3 16, तो 38 माइनस 16 22। इसका आंसर तो 22 आ गया, सी ऑप्शन। ये निहायत ही आसान सवाल है, इस कुछ नहीं है। अब हम आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 20। अब आप एक बार मुझे आप एंड में बताते जाओ कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। आपने देखे, आपको क्या पता था कि ग्रुप डी में भी इतने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं? इस लेवल की चीजें हम आपको पढ़ाते हैं, बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से निडर बनाते हैं। देखो, मैंने कांस्टेबल से लेके ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी से लेके हर एग्जाम का सवाल इसमें डाला है। ऐसे ही बच्चे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपने 20 में से 16 प्लस क्वेश्चन किए ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लास्ट सवाल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन, ये क्वालिटी वाले जो सवाल हैं, ऐसे ही बढ़िया सॉल्यूशन के साथ इस बुक में डालें। पतली सी किताब है, ऑनलाइन ऑर्डर करो। ये किताब अगर पूरी लगा ली ना रेलवे की आपने, उद्धार हो जाएगा आपका। एक आदमी ने एक जमीन 3 लाख रुपए में खरीदी, 25% हिस्सा बेचा 25% लॉस पर, 40% बेचा 25% प्रॉफिट पर। कुल अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो बाकी प्लॉट को कितने रुपए में बेचना चाहिए, अगर कुल 15% का प्रॉफिट कमाना है? ये आंसर देखो, यहां डाटा आसान है तो सिंपल भी कर सकते। एक आदमी ने जमीन खरीदी 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की जमीन खरीदी बेटा, ये 25% लॉस पर बेचा। 3 लाख रुपए का 25% कितना होता है? 3 लाख का 25% हो गया 75,000, 25 दिया 75,000। इस 75,000 पे 25% लॉस हुआ, 75,000 पे 25% लॉस हुआ, 75,000 पे 25% लॉस हुआ, 40%। 3 लाख का 40% कितना होता है? 4 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000 पर 25% प्रॉफिट हुआ, कितना? 25% प्रॉफिट। कुल 15% प्रॉफिट कमाना है तो बचा प्लॉट, बचा प्लॉट कितना है फिर? बचा प्लॉट कितने रुपए का है बताइए अब, है भाई? 12 7 19, 1,95,000। 3 लाख में से 1,95,000 घटा दो, 1,05,000 का प्लॉट बचा उसके पास। ये बचा कि नहीं? बोलो भाई, टोटल 3 लाख होना चाहिए। 12 7 19, 1,95,000 और ये 1,05,000, 3 लाख हो गया। बोला ये कितने में बेचना चाहिए कि कुल 15% लाभ हो, कुल 15% प्रॉफिट हो? कुल 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 3 लाख रुपए का 15% क्या होता है? 15 थी 45,000, टोटल 45,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। 45,000 रुपीज का कुल प्रॉफिट वो कमाना चाहता है। कितने का? 45,000 का। क्या आप कर नहीं सकते? 75,000 का 25% लॉस है, यानी कि 75,000 का 25% कितना होता है? 1/4। 75,000 बटे 4 कितना आ गया बेटा? 18 चौक 72, 3,000 बटे 4 750, 18,750 का लॉस है। 12,000 का 25%, 12,000 का 1/4, 12,000 का 1/4 कितना आएगा? 30,000। यहां 30,000 का प्रॉफिट है। कुल 45,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 45,000 का प्रॉफिट कैसे होगा मेरे भाई? आप सोचो ना, कुल प्रॉफिट 45,000 होना चाहिए, ये 30,000 है, तो 30,000 में 15,000 जोड़ूंगा, 45,000 आएगा, है भाई? 30 और 15 45 से माइनस 18,750 है, प्लस 18,750 जोड़ूंगा। आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं इस सब को ऐड कर लूं तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 30,000 और 15,000, 45,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी कि इस 1,05,000 पे इतना तो आपको प्रॉफिट चाहिए, 1,05,000 के प्लॉट पे आपको इतना तो प्रॉफिट चाहिए। यानी कि कितने में प्लॉट बेचना पड़ेगा रिमेनिंग? प्लस 1,05,000, 1,05,000 प्लस 15, 1,20,000 में 18,000 जोड़ेंगे, 1,38,750, बी ऑप्शन।
बेच डालो, 1,38,750 का प्लॉट बेच डालो। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में प्लॉट की कीमत और जोड़ दो, आ गया बेटा, ये सेलिंग प्राइस आ गया रिमेनिंग प्लॉट का। मुझे लगता है यहां डाटा आसान था तो बेसिक से ही करना बेस्ट है, यहां कोई डेविएशन वगैरह की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका ये मॉक टेस्ट मेरे दोस्तों खत्म होता है। ठीक है, 20 शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अगर आपको मेरे भाई सवाल पसंद आए हैं, वाकई में आपने कुछ यहां से सीखा है, तो भाई इस वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो मेरे प्यारे भाई। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है तो भी मुझे जरूर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है मेरे भाई। आपने इन 20 सवालों में से कितने सवाल खुद से सही किए ये मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और सब बच्चे टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट पर इतना फ्री कंटेंट है भाई, इतने फ्री टेस्ट वहां पर पड़े हुए हैं जो पूरे इंडिया में और किसी वेबसाइट एप्लीकेशन पर नहीं है। 31,000 लोगों ने, लगभग 32,000 लोगों ने उसको रिव्यू किया है। मात्र 20 दिन हुए अभी ऐप को आए हुए, और 32,000 बच्चों ने वहां पर जाके 5 स्टार रेटिंग की है। इतना ट्रस्ट है बच्चों का वहां पर। आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, टेस्ट रैंकिंग ऐप को प्ले स्टोर से। धन्यवाद, बाय।